नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली लिटरेसी के इस नए और महत्वपूर्ण एपिसोड में, जहां हम बाजार की हर बड़ी हलचल को सरल भाषा में समझते हैं और आपको देते हैं निवेश की सटीक जानकारी। दोस्तों, आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों प्रमुख सूचकांक लगभग 0.8% तक गिर गए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या हुआ? ये गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा वैश्विक कारण छिपा है, अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में आई जबरदस्त हलचल। जी हाँ, अमेरिका में 30 साल की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 18 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और इसने दुनिया भर के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। लेकिन असली सवाल ये है कि इसका भारत पर इतना असर क्यों पड़ा? क्या ये गिरावट लंबे समय तक टिकेगी? और एक निवेशक के तौर पर आपको अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, आसान भाषा में, डेटा और तर्क के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का विश्लेषण सिर्फ आज के बाजार के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की आपकी निवेश योजना के लिए भी बेहद जरूरी है। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। दोस्तों, गुरुवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए खासा निराशाजनक रहा। दिन की शुरुआत से ही बाजार में कमजोरी दिखनी शुरू हो गई थी और दिन के अंत तक ये कमजोरी एक बड़ी गिरावट में तब्दील हो गई। निफ्टी देश का प्रमुख इक्विटी इंडेक्स लगभग 0.8% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं बीएसई सेंसेक्स, जो 30 प्रमुख कंपनियों को ट्रैक करता है, भी लगभग इतनी ही गिरावट के साथ बंद हुआ। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इतना दबाव बना? क्या ये गिरावट किसी घरेलू वजह से आई है? नहीं, इस गिरावट की जड़ें भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका के बॉन्ड बाजार में है। दरअसल, अमेरिका में 30 साल की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड यानी उस पर मिलने वाला ब्याज 18 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसका क्या मतलब होता है? जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि निवेशकों को अब अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश करने पर ज्यादा रिटर्न मिलने लगा है। और जब अमेरिका जैसे मजबूत और सुरक्षित देश में बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, तो दुनिया भर के बड़े निवेशक, खासकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अपने पैसे शेयर बाजार से निकालकर बॉन्ड मार्केट की ओर शिफ्ट करने लगते हैं, क्योंकि वहां उन्हें मिलता है कम जोखिम, स्थिर रिटर्न और अब बेहतर ब्याज दर। यही वजह है कि विदेशी निवेशकों एफआईआई ने भारतीय बाजार से भी पूंजी निकालनी शुरू कर दी, जिससे घरेलू इंडेक्स पर दबाव बना और हमें आज की यह गिरावट देखने को मिली। चलिए अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने का असली मतलब क्या होता है और इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर, खासकर भारत पर, कैसे पड़ता है। सबसे पहले एक बेसिक बात, जब अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है, तो वो बाजार से कर्ज, लोन लेती है। लेकिन सरकार किसी बैंक से कर्ज नहीं लेती, बल्कि वो बॉन्ड्स जारी करती है। ये बॉन्ड्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे 10 साल के बॉन्ड, 30 साल के ट्रेजरी बॉन्ड। अब जब इन बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ती है, तो इसका सीधा मतलब होता है अमेरिका को जो कर्ज दे रहा है उसे अब ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी अमेरिकी सरकार को उधार लेने की लागत बढ़ रही है। और इसका सीधा संकेत ये भी होता है कि अमेरिका का कर्ज का बोझ, डेट बर्डन, लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो एक बड़ा खतरा सामने आता है, क्रेडिट रेटिंग में गिरावट का। अगर किसी देश की क्रेडिट रेटिंग घटती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश में निवेश करना अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। अब यहां से शुरू होता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का डर। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि अमेरिका की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो सकता है, वे शेयरों जैसी जोखिम भरी संपत्तियों से पैसा निकालने लगते हैं और उस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं बॉन्ड मार्केट में, जो अब ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न दे रहा होता है। और ये पैसा सिर्फ अमेरिका या यूरोप से ही नहीं, भारत जैसे उभरते बाजारों, इमर्जिंग मार्केट्स, से भी निकाला जाने लगता है। यही वजह है कि जब अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो उसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ता है। एफआईआई यानी विदेशी निवेशक अपनी पूंजी यहां से निकालते हैं, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स दबाव में आ जाते हैं। इस तरह अमेरिका के कर्ज और बॉन्ड मार्केट की हलचल पूरी दुनिया की इक्विटी मार्केट्स को हिला देती है। एशियाई बाजारों पर भी असर पड़ा। ग्लोबल रिस्क ऑफ मोड गुरुवार को सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। जापान का निक्के इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ। कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग भी नीचे लुढ़के। ये गिरावट बताती है कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में निवेशकों का सेंटिमेंट फिलहाल रिस्क ऑफ मोड में है। रिस्क ऑफ मूड का मतलब क्या होता है? जब ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता या डर का माहौल होता है, जैसे कि अमेरिका की बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स,
क्रेडिट रेटिंग घटने की आशंका या फिर किसी बड़े इकोनॉमिक शॉक का डर, तो दुनिया भर के निवेशक रिस्की एसेट्स जैसे शेयर बाजार से पैसा निकालने लगते हैं और पैसा सुरक्षित जगहों जैसे अस बॉन्ड्स या गोल्ड में लगाते हैं। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रुख भी बदल रहा है। एफआईआई जो अब तक भारतीय बाजारों में मोटा पैसा लगा रहे थे, अब धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं। यही कारण है कि आईएनआर यानी भारतीय रुपया भी दबाव में आ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी का असर, आयात महंगा होगा, तेल के दाम बढ़ सकते हैं और महंगाई पर भी दबाव आ सकता है, इसलिए समझना जरूरी है। ये गिरावट सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी की नहीं है, ये एक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। जब दुनिया के बड़े बाजार डर के माहौल में आते हैं, तो भारत जैसे उभरते बाजारों पर उसका असर सीधे पड़ता है। आगे के हिस्से में हम ये समझेंगे कि क्या ये गिरावट लंबे समय तक टिकेगी और कौन से सेक्टर्स या स्ट्रैटेजीज आगे सही साबित हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो अब सवाल ये है कि क्या ये गिरावट अभी और गहराएगी या ये एक छोटा करेक्शन है जो जल्द ही ठीक हो जाएगा? इसका जवाब है ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल 3 बड़ी बातें हैं जो बाजार की दिशा तय करेगी। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, अगर यील्ड और चढ़ती है तो बाजार पर दबाव बना रहेगा। यूएस क्रेडिट रेटिंग, अगर क्रेडिट रेटिंग में कोई गिरावट आती है तो एफआईआई और पैसा निकाल सकते हैं। फेड की अगली पॉलिसी, अगर ब्याज दरें और बढ़ती है तो इक्विटी मार्केट पर असर तय है। अब कौन से सेक्टर्स हैं जहां निवेशक ध्यान दे सकते हैं? गिरावट के इस दौर में कुछ सेक्टर्स हैं जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आ गए हैं। आईटी सेक्टर, डॉलर स्ट्रांग होने से आईटी कंपनियों की कमाई को फायदा हो सकता है। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें, लेकिन एसआईपी स्टाइल में। बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, बड़ी बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत है और गिरावट के बाद ये बेहतर एंट्री पॉइंट दे सकती है। एफएमसीजी, अगर महंगाई बढ़ती है तो डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी भी निवेशकों की पसंद बन सकते हैं। अब जरूरी सवाल ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इस स्थिति में क्या कदम उठा सकता है। जब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो डॉलर मजबूत होता है और इसका सीधा असर पड़ता है भारतीय रुपये पर। अभी रुपया डॉलर के मुकाबले फिर से दबाव में आ गया है और ये गिरावट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है। आरबीआई के पास 2 विकल्प है। पहला, डॉलर बेचकर इंटरवीन करना। आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचकर रुपये को स्थिर करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा, नीतिगत रुख में बदलाव नहीं करेगा लेकिन सतर्क रहेगा। आरबीआई फिलहाल ब्याज दरें स्थिर रखेगा, लेकिन अगर विदेशी पूंजी लगातार बाहर जाती रही तो आने वाले महीनों में रेट हाइक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रुपया क्या कमजोर होगा और कितना? रुपया फिलहाल 85 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। अगर यूएस यील्ड्स और बढ़ते हैं तो 85.00 से 86.20 तक रुपया कमजोर हो सकता है। कमजोर रुपया का मतलब होता है इंपोर्ट महंगे होंगे, जैसे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर दबाव बढ़ेगा और आरबीआई के लिए पॉलिसी बनाने में मुश्किलें। क्रूड ऑयल, भारत पर दोहरी मार। क्रूड ऑयल पहले से ही $60 से $65 प्रति बैरल के बीच चल रहा है। अगर जियोपॉलिटिकल तनाव जैसे मिडिल ईस्ट में बढ़ता है या डॉलर और मजबूत होता है तो क्रूड $65 से $90 तक जा सकता है। भारत जैसा आयातक देश इससे बुरी तरह प्रभावित होता है क्योंकि महंगाई सीधी बढ़ जाती है। महंगाई का ट्रेंड, क्या आपको परेशान होना चाहिए? अप्रैल और मई में खाद्य महंगाई पहले से ही हाई बनी हुई है, खासकर दूध, दालें और सब्जियों में। अगर क्रूड और चढ़ता है तो सीपीआई महंगाई फिर से 5.5 से 6% के स्तर तक जा सकती है, जो कि आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट के करीब है। आरबीआई सतर्क है लेकिन हस्तक्षेप सीमित रहेगा। रुपये की कमजोरी से डॉलर में निवेश करने वालों को फायदा हो सकता है। क्रूड और महंगाई पर नजर रखें, ये बाजार की दिशा तय करेंगे। अब निवेशक क्या करें? डरे नहीं, समझदारी दिखाएं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस गिरावट से हम क्या सीखें और आगे की रणनीति क्या हो? क्या आपको डरना चाहिए या फिर यही समय है अच्छे मौकों को पकड़ने का? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। पहला नियम, घबराएं नहीं। बाजारों में गिरावट आना एक नेचुरल प्रोसेस है। इसे करेक्शन कहा जाता है और ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अक्सर एंट्री पॉइंट्स लेकर आता है। गिरावट को हमेशा पैनिक नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से जवाब देना चाहिए। दूसरा नियम, अगर आपने एसआईपी या लॉन्ग टर्म निवेश शुरू किया है तो उसमें बने रहें। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, का पूरा मकसद ही यही होता है कि आप हर स्थिति में डिसिप्लिन तरीके से निवेश करते रहें, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। गिरावट के समय की एसआईपी में आपके यूनिट सस्ते दामों पर मिलते हैं।
जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। याद रखें, गिरावट के समय एसआईपी बंद करना सबसे बड़ी गलती होती है। तीसरा नियम, सेक्टर्स में मौके खोजिए लेकिन धीरे धीरे। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस गिरावट में अच्छे वैल्यूएशन पर आ गए हैं, जैसे आईटी सेक्टर जो पहले महंगा था अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर जो भारत की आर्थिक मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां भी एक चेतावनी, धीरे धीरे खरीदारी करें। लंप सम पैसा लगाने से बचें। एसेट एलोकेशन का पालन करें, मतलब आपका पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड और लिक्विड एसेट्स में संतुलन के साथ बंटा होना चाहिए। इस अस्थिरता भरे समय में एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। निवेश में सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन और पेशेंस। बाजार का डर आपकी रणनीति को न बिगाड़े बल्कि मौका बन जाए आपके स्मार्ट फैसले का। और याद रखिए, बाजार में गिरावट से ही असली निवेशक बनते हैं। तो दोस्तों, आज की गिरावट की असली वजह भारत की नहीं बल्कि अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में आए उथल पुथल है। वहां की 30 साल की ट्रेजरी यील्ड के बढ़ने से ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इक्विटी से पैसा निकालना शुरू कर दिया और उसका असर सीधे हमारे बाजारों पर पड़ा। लेकिन ये बात समझना जरूरी है, भारत की आर्थिक नींव मजबूत है। ये गिरावट बाहरी कारणों से आई है, आंतरिक कमजोरी से नहीं। हाँ, अल्पावधि में इससे रुपये पर दबाव, लिक्विडिटी में उतार चढ़ाव और फी की धारणा पर असर पड़ सकता है। ऐसे में घबराने की नहीं, समझदारी से कदम उठाने की जरूरत है। सही रणनीति क्या हो सकती है? लॉन्ग टर्म निवेश में डटे रहें, एसआईपी जारी रखें, वैल्यू दिखने वाले सेक्टर्स में धीरे धीरे खरीदारी करें और सबसे जरूरी, खबरों पर नजर बनाए रखें। पैनिक में कोई बड़ा फैसला न लें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही विश्लेषण आधारित अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपने निवेश को समझदारी से सुरक्षित रखिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिकी और सूचना उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।